नमस्कार जी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या होता है, इसके बारे में आप सबसे पहले यहां से देखिएगा। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, पहली बात। दूसरा, इस मशीन के विकास का श्रेय निकोला टेस्ला को जाता है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अब हमने यहां लिखा है कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ये हम सब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमने इसका एक चित्र बनाया है। यहां पर क्या है कि दो चुंबक हैं, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। इन दो चुंबकों के बीच में ये एक कुंडली लगी है, आयताकार कुंडली है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। और इस कुंडली के साथ दो सर्पी वलय लगे हैं। ये सर्पी वलय दो लगे हैं, जो इस कुंडली के पहले तार के लिए ये वाला है और इस कुंडली के दूसरे तार के लिए ये वाला है। यहां से प्रत्यावर्ती ईएमएफ बाहर हमें मिलती है। इसी के साथ ये दो आप देख रहे होंगे आयताकार, ये कार्बन ब्रश है। अब जब इस कुंडली को घुमाया जाएगा तो यांत्रिक कार्य किया जाएगा, और जब यांत्रिक कार्य किया जाएगा तो हमें यहां पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, इसके सिरों पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। और यही जो है यहां पे बताया गया कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम जानते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, तो इस हिसाब से अगर यहां पर रखो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब यदि हम इस फ्लक्स का परिवर्तन की दर निकालें, फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो डी फाई अपॉन डी टी बराबर बी ए डी अपॉन डी टी काहे का करेंगे हम, कॉस ओमेगा टी का। ठीक, तो ये हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी का अवकलन, डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये हो गया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये है डी फाई अपॉन डी टी। अब आपने एक फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़ा है। तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से E इक्वल टू होता है माइनस, अगर इस कुंडली में n फेरे हैं तार के, तो E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। अब यहां पे हम अगर वैल्यू रख दें तो आप देखते हैं, हमने यहां पे क्या किया कि तो E इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी का मान हमें पता है, क्या है, माइनस बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ई बराबर एक फॉर्मूला निकल आएगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ गया इतना। अब यदि हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान पता करें, तो अधिकतम मान के लिए क्या होगा, अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी का मान कितना होना चाहिए, +1। ठीक है,
तो इस हिसाब से ये हो गया E नॉट इक्वल टू NBA ओमेगा। इसे हम 1 नंबर डाल दें, इसे नंबर 2 डाल दें। अब ये वैल्यू यहां पर रख दें। देखो आप देख रहे होंगे कि हमने साइन ओमेगा टी की जगह पे 1 रख दिया और यहां पर ई की जगह पे अधिकतम वैल्यू ई नॉट रख दी, तो ये आ गया ई नॉट बराबर NBA ओमेगा। ये मान यहां पर रख दें तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा निकल आया प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण है। ठीक, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण है। अब यदि मान लो कि ओमेगा टी बराबर क्या होता है थीटा, ओमेगा टी बराबर थीटा, तो यहां पर अगर हम थीटा का मान 0 रख दें, ठीक, थीटा का मान 0, तब ई बराबर कितना होगा साइन 0 और 0 का मान 0। यदि थीटा इक्वल टू 90 अंश, यदि थीटा का मान 90 अंश हो तब ई का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये आएगा ई नॉट। यदि थीटा बराबर 180 अंश, तब ई का मान कितना हो जाएगा 0। यदि थीटा का मान 270 हो तब ई का मान माइनस ई नॉट, और यदि थीटा का मान 360 अंश हो तब ई का मान 0। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, तो हम इस प्रकार क्या देखते हैं कि जैसे जैसे कुंडली घूमती है उसी के अनुरूप विद्युत वाहक बल अलग अलग एकांतर क्रम में उत्पन्न होता है। पहले शून्य, फिर अधिकतम, फिर शून्य, फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम और फिर शून्य। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र और ये कोई आयताकार कुंडली है, तो इस समय जब आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, कैसी है लंबवत, तो इस स्थिति में इस तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा का मान कितना हुआ 0। तो यही यहां पहली कंडीशन में लिखा है, यदि थीटा बराबर 0 तब ई का मान इस समीकरण से 0 आ गया। यदि थीटा बराबर 90, अब इसको हमने घुमा करके ऐसे करके यहां तक लेके आए। अब जब घुमा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में है, लेकिन ये जो हमारा कुंडली है इसके तल का अभिलंब कैसा है, ठीक लंबवत इस दिशा में, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया 90 अंश। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब थीटा 90 अंश है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम है। इसके बाद जब हम इसको घुमा करके फिर कितना घुमा दिया हमने, इस समय टोटल 180 अंश, जब 180 अंश घुमा दिया तो इस तल का अभिलंब इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इस दिशा में है, तो टोटल विद्युत वाहक बल का मान कितना हो गया 0। और फिर जब घुमा करके हम यहां पे लेके आते हैं तो इस तल का अभिलंब ये है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया 90 अंश। आप देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तित होता है। अब अगर इसका ग्राफ खींचें तो जब थीटा और प्रेरित विद्युत वाहक बल ई के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब थीटा का मान 0 है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 है, लेकिन जब थीटा का 90 अंश है, मान लो ये 90 है और यहाँ पे 90, 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 इस रूप में है, तो हम क्या देखते हैं कि अब थीटा बराबर 90 है
तो ई का मान अधिकतम है। तो अधिकतम का मतलब है कि हमने यहाँ पे अगर ग्राफ से बना रहे हैं तो ये इस समय ये अधिकतम विद्युत वाहक बल इस बिंदु पर है। जब थीटा का मान 180 अंश है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान घटकर कितना हो जाता है, शून्य। ये शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। अब जब थीटा का मान 270 है तो फिर ऋणात्मक दिशा में इसका मान अधिकतम है। ये ऋणात्मक दिशा में इसका मान अधिकतम है। और जब 360 अंश है, सॉरी 270 है तो अधिकतम है, और जब 360 है तो पुनः इसका मान घटकर कितना हो जाता है, शून्य। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि एक पूरे चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एक बार धनात्मक दिशा में अधिकतम होता है और एक बार ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि पूरे एक चक्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार न्यूनतम होता है। अब यदि आप देखें कि ये पूरा कितना हो गया, एक चक्र हो गया, और एक चक्र में लगे समय को हम क्या कहते हैं, आवर्त काल, और उस आवर्त काल को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और अर्ध चक्र में लगे समय को हम क्या कहेंगे, T/2, और इससे आधे समय को हम क्या कहेंगे, T/4। ठीक, तो T/4, T/2 और ये कितना हो गया, 3T/4। इसका मतलब ये ग्राफ समय t और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच भी प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक में बढ़ता है, फिर घटकर शून्य होता है, फिर ऋणात्मक में अधिकतम होता है, फिर घटकर शून्य होता है, आवर्ती रूप में बदलता जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल के अनुरूप प्रेरित धारा भी आवर्त रूप से बदलती है। अगर हम इस कुंडली के साथ कोई परिपथ जोड़ देते हैं तो परिपथ में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती विभवांतर। इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती विभवांतर। और इसी के अनुरूप धारा भी परिवर्तित होती है, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, और उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो ये प्रत्यावर्ती विभवांतर और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम अब अगले हेडिंग में पढ़ेंगे। अब हम जनित्र के प्रकार जान लेते हैं। जनित्र एक जल विद्युत जनित्र होता है, जिसमें हम जल का उपयोग करके तब आर्मेचर कुंडली को हम घुमाते हैं। दूसरा तापीय जनित्र है, जिसमें हम जल को ऊष्मा देकर भाप बनाते हैं और फिर भाप के प्रेशर से तब कुंडली को घुमाते हैं, तो ये तापीय जनित्र है। ये नाभिकीय जनित्र है, जिसमें हम नाभिकीय क्रिया के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं। और वर्तमान में जो जनित्र हैं, जो जनरेटर हैं, उनके द्वारा 500 मेगावाट की विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। भारत में जो भी जनरेटर हैं उनमें घूर्णन की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में ये आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।